हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन का सेकंड लेक्चर, फ्रिक्शन 2.0। और इस लेक्चर में आज हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। फ्रिक्शन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो था फ्रिक्शन का बिगिनिंग, उसमें हमने फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था और उन मिसकंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था जो बच्चों के दिमाग में अक्सर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उसका कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, और उसके बाद फिर आज हम उस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की, फ्रिक्शन 2.0। बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे फ्रिक्शन के, वो क्या थे। तो हमने कहा था कि फ्रिक्शन होता है वो तीन टाइप का होता है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सिलेबस में नहीं था, इसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक की और काइनेटिक की। तो हमने कहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लिप नहीं करता और या तो दो ऑब्जेक्ट्स रुके हुए होते हैं या दोनों ही साथ साथ चल रहे होते हैं। तो मैंने कहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का एक स्लोगन होता है कि हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स साथ साथ जा रहे हो या दोनों ही रुके हुए हो, तब जो फ्रिक्शन आता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है जो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक। और वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है बेटा, वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये क्या होता है, ये होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस क्या होता है, म्यू एस होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो सरफेस की रफनेस बताता है, जो सरफेस की रफनेस बताता है। ठीक है बच्चों, अच्छा। So limiting friction is a maximum value of static friction और उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम, मिनिमम ऐसा वर्ड आ जाए कि मैक्सिमम बताओ क्या होगा, मिनिमम बताओ क्या होगा, जब ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन यूज करे तो वो आपके लिए हिंट होगा कि वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन इस्तेमाल होने वाला है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए क्या हिंट है बेटा, मैक्सिमम, मिनिमम, ये वर्ड हिंट रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर ये तब लगता है जब आपको एक्चुअल स्लिपिंग दिखती है, कोल्ड वेल्स टूट जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लिप करना शुरू कर देता है। When actual slipping starts, when actual relative slipping starts, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन हमेशा इसी रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए आता है या उसकी टेंडेंसी को रोकने के लिए आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में एक्चुअल स्लिपिंग होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन में केवल और केवल स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी। स्लिपिंग की टेंडेंसी को देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में टेंडेंसी है और उसको अवॉइड करने के लिए फ्रिक्शन आ रहा है, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा किस डायरेक्शन में टेंडेंसी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि सरफेस स्मूथ है। अगर सरफेस स्मूथ होगा, अगर सरफेस स्मूथ होगा तो हम क्या कहेंगे
कि अब हमें टेंडेंसी जो थी वो स्लिपिंग के रूप में दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट साथ साथ चल रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन को हम एब्सेंट मान लें तो वो अलग अलग चलना शुरू कर देंगे। अगर वो अलग अलग चलना शुरू कर देंगे तो स्लिपिंग दिख जाएगी और उसको खत्म करने के लिए फ्रिक्शन आपको लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन इस रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए आएगा। जो तेज चल रहा है उसे धीरे करो, जो धीरे चल रहा है उसे तेज करो। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस में जाएंगे इस चीज की एप्लीकेशन और भी इंपॉर्टेंट होती हुई चली जाएगी। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन कह रहा है एक ब्लॉक है मास m का जिसके पास एक स्पीड है u ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो पहला काम सुंदर डायग्राम। तो आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए। ठीक, हमने कहा ये ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, और इसकी जो रफ्तार है ये u है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू, ये हमारे पास म्यू है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू कम टू रेस्ट। कब आकर ये रुकेगा, कब आकर ये रुकेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, ये दो बातें आपको बतानी। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, ये आपने कर लिया। पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है ना, थ्योरी जब पढ़ते हैं तो आपको मन लगाकर डायरेक्टली मुझे सुनना होता है, लेकिन जैसे जब आप न्यूमेरिकल्स करने आते हैं तो न्यूमेरिकल सामने पढ़ने के बाद पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है और अपनी गलती देखनी कि हम क्या गलती कर रहे थे, और अगर सही कर रहे थे तो अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को शाबाशी दो कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। सबसे पहले आपको सोचना होगा यहां पर कि कौन सा फ्रिक्शन लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्वेश्चन ने आपको म्यू दिया है, उसमें म्यू एस म्यू के अलग अलग मेंशन नहीं किया, दोनों बराबर हैं, लेकिन आपको समझना फिर भी है, अगर अलग होते तो आपको समझना तब भी है कि स्टैटिक है कि काइनेटिक है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, जमीन तो रुकी हुई है, ये ब्लॉक चल रहा है, जमीन रुकी हुई है, ये ब्लॉक चल रहा है। क्या ये जमीन और ये साथ साथ चल रहे हैं? नहीं। क्या दोनों रुके हुए हैं? नहीं। एक रुका है, एक चल रहा है, इसे बोलते हैं स्लीपिंग, इसे बोलते हैं स्लीपिंग होना। तो ये स्लिप कर रहा है। अगर ये स्लिप कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? यहां लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? जो तेज चल रहा है उसे धीरे करने के लिए ये आगे जा रहा है, जमीन का पॉइंट रुका हुआ है, वो क्या चाहेगा कि भैया तू भी रुक जाए, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाएगा, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। कौन सा फ्रिक्शन है बेटा? ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन n mg के बराबर है, mg के बराबर है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? ये हो गया म्यू के इनटू नॉर्मल, मतलब म्यू के इनटू mg। आई बात समझ में? ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो इसकी रिटार्डेशन कितनी है? पीछे की तरफ इसकी रिटार्डेशन कितनी होगी? पीछे की होगी, क्योंकि फोर्स पीछे है। फोर्स पीछे तो एक्सेलरेशन पीछे होगी, फोर्स पीछे तो एक्सेलरेशन पीछे होगी, और इसको धीमा करने की कोशिश करेगी। तो एक्सेलरेशन होगी फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास, कोई और फोर्स तो है नहीं। तो फ्रिक्शन कितना है? म्यू के mg डिवाइड बाय m। एक ऑब्जेक्ट फिक्स्ड ग्राउंड के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट फिक्स्ड ग्राउंड के ऊपर केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चल रहा है, केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चल रहा है। नॉर्मल mg के बराबर होगा और फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg के बराबर होगा, और एक्सेलरेशन म्यू g के बराबर होगी। म्यू g के बराबर उसकी रिटार्डेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है,
अब हमें पता है कि u कितना है, u तो u है। हमें पता है कि a कितना है, a कितना हो गया आपके पास, म्यू के जी होगा लेफ्ट में। और आपको v भी पता है, s निकालना है। क्या a कांस्टेंट है? क्या a कांस्टेंट है? यस, a कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं बच्चा? हम लगा सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 0 है, u है, a की वैल्यू माइनस म्यू के इंटू जी रखेंगे और s की वैल्यू निकालनी है, इसको हम x बोल देते हैं। तो यहां से सॉल्व करके हमें x मिल जाएगा। कितना आएगा? आएगा u स्क्वायर बाय 2 म्यू के इंटू जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, अगर हमें निकालना है यहां से लेकर यहां तक का समय, टाइम, तो हम यूज करेंगे v बराबर u प्लस एटी। हम यूज करेंगे v बराबर u प्लस एटी। v कितना बेटा? 0। u कितना? u। a कितना? माइनस म्यू के इंटू जी। इंटू टी। तो t कितना आया बेटा? u बाय डिवाइड बाय म्यू के इंटू जी आ गया। u डिवाइड बाय म्यू के इंटू जी इज द t। आई बात समझ में? ठीक है, टाइम निकाल लिया v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाकर, और हमने निकाल लिया x की वैल्यू v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a लगाकर, 2as लगाकर। डायग्राम बनाया, FBD बनाया, फोर्सेस लिखे, एक्सप्रेशन निकाली, इक्वेशन मोशन लगाई, आंसर निकल कर आ गया। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। जिन्होंने सही किया खुद को शाबाशी दे दो, मुझको नहीं, खुद को। जिन्होंने सही कर दिया, मेरे बताने से पहले सही कर दिया, वो खुद को शाबाशी देंगे। जिसने मेरे बताने के बाद ठीक किया, समझा, वो मुझे शाबाशी देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जोक्स अपार्ट। अब कह रहा है कि एक कार है, उसको एक रिकेटी ब्रिज, मतलब जो थोड़ा सा पुराना सा ब्रिज हो गया है, ओल्ड ब्रिज हो गया है, टूटने फूटने वाला ब्रिज हो गया है, और उसकी लेंथ कितनी है बेटा? L लेंथ है। उसको एज क्विकली एज पॉसिबल क्रॉस करना है। ठीक है, तो उसने कहा कि देखो यहां पर एक ब्रिज है, इसकी लेंथ L है, एक कार है जिसको इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है। अभी यहां पर ये रुकी हुई है और जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है, तो वो क्या करेगी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन से भागने की कोशिश करेगी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन से भागने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार एंड द ब्रिज इज म्यू। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है बेटा? म्यू है। ठीक है, देन द मिनिमम टाइम टेकन बाय द कार टू क्रॉस इट। देखो, कार को आगे कौन बढ़ाने वाला है? कार को आगे कौन बढ़ाने वाला है? अब आप बोलो सर इंजन। कार को इंजन बढ़ाया गया? इंजन कार को बढ़ाता नहीं है, इंजन टायर को घुमाता है। इंजन टायर को आगे नहीं बढ़ाता है, टायर को खाली घुमाता है। अगर जमीन पे फ्रिक्शन नहीं होगा, आप गाड़ी चालू करके रेस दोगे, बस टायर घूमेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। गाड़ी आगे बढ़ती है, गाड़ी आगे बढ़ती है क्योंकि फ्रिक्शन उसको धक्का देता है आगे की तरफ। फ्रिक्शन आगे की तरफ धक्का देता है, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ती है। फ्रिक्शन आगे की तरफ धक्का देता है, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है ना? तो अब देखते हैं इस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है। अच्छा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी बेटा आगे की तरफ, क्योंकि गाड़ी को आगे जाना है। ठीक है ना? गाड़ी को एक्सेलरेट कराने के लिए फ्रिक्शन आगे लगेगा, गाड़ी को रिटार्ड कराने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा। जैसे हम कहते थे, आदमी जब चलता था तो आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शन आगे था और रुकने के लिए फ्रिक्शन पीछे था। फ्रिक्शन चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। जब कार चलती है तो आगे जा, देखो कार का मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन है। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में जो चैलेंजर था हमारा साइकिल वाला,
वो समझाऊंगा, थोड़ा और क्लियर होगा आपको कि क्यों डायरेक्शन यहां पे फ्रिक्शन की आगे लग रही होगी, नेट फोर्स आगे लग रहा हो। ठीक, बट फिलहाल के लिए हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन मान लेते हैं कि आगे है। आगे इसलिए बिकॉज इसकी एक्सेलरेशन आगे है, कोई और फोर्स है नहीं इसके ऊपर लग रहा जो इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा। फ्रिक्शन ही इसे आगे एक्सेलरेट करने वाला है, फ्रिक्शन ही इसे आगे एक्सेलरेट करने वाला है। ठीक है, तो अगर ये आगे जा रहा, ठीक है, फ्रिक्शन F लग रहा, फ्रिक्शन कितना होगा बेटा? फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन होगा mg, तो फ्रिक्शन होगा म्यू mg। That is the maximum to maximum value of the friction force. I have taken the limiting friction. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्रिक्शन और फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, फ्रिक्शन और फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। टायर अगर ज्यादा तेज घूमता भी है तो गाड़ी की एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगी, स्लिपिंग हो रही होगी। टायर घूमेगा तेज, आगे गाड़ी उतनी ही एक्सेलरेशन से बढ़ने वाली है जितना ये फ्रिक्शन है। कितना? म्यू इंटू mg, मैक्सिमम टू मैक्सिमम म्यू इंटू mg। समझे? ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें यहां पर लेना है। ठीक, तो अगर इसके पास आगे की तरफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू इंटू mg है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फ्रिक्शन अपॉन में मास, मतलब म्यू इंटू जी। केवल फ्रिक्शन के बलबूते जब बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा म्यू इंटू जी। ठीक है, ओके, इनिशियली रुका हुआ है, यू आपको 0 पता है, एक्सेलरेशन आपको म्यू इंटू जी पता है, डिस्टेंस आपको एल पता है, टाइम निकालना है। कैसे निकलेगा? यहां पर क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटा हवन नहीं करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कौन सी इक्वेशन लगेगी बेटा यहां पर बताओ? टाइम निकालना है, हम बोलेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना हमारे पास? l, u कितना? 0, a कितना? म्यू इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। t कितना आएगा बेटा? बोलो 2l बाय म्यू जी का अंडर रूट, ये हमारे पास t आएगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? The value of t will be under root of 2l by mu g। बहुत शानदार, बहुत शानदार, शानदार, जानदार, दमदार। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। खुद से सॉल्व कर लिया बेटा, हर बार नहीं बोलूंगा, हर बार नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन सामने आएगा, पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है सही है कि गलत है। और खुद से अगर सही कर लिया होगा तो खुद को शाबाशी देनी है, और नहीं किया होगा तो मेरा देख कर समझा होगा। अगर मेरा सॉल्यूशन देख के समझा होगा तो किसको शाबाशी दोगे? किसको शाबाशी दोगे? है बताओ। क्या आइए, ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक ब्लॉक है लाइंग एट द बैक ऑफ एन ओपन ट्रक, सो वी हैव ओपन ट्रक। तो एक ट्रक बना लेते हैं भैया। Okay. Now this truck is open, okay, and there is a block. Please, okay, a block is lying in the back of an open truck. Find the maximum acceleration with which the truck can move. कितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये चल सकता है विदाउट लेटिंग द ब्लॉक टू स्लिप, विदाउट लेटिंग द ब्लॉक टू स्लिप, कि स्लिप ना हो तो कितनी एक्सेलरेशन चल सकता है। मान लिया इसके अंदर कुछ कांच का सामान है, ठीक है, फ्रेजाइल लिखा है इसके ऊपर। क्या लिखा है? फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। ओके ओके, तो हम इसको गिराना नहीं चाहते, स्लिप नहीं करवाना चाहते, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है ताकि ये स्लिप ना करे। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज म्यू। ब्लॉक एंड द ग्राउंड का मतलब है इसका सरफेस इज म्यू, ठीक है ना।
ओके जी, तो अगर ये फ्रिक्शन आपको कोफिशिएंट म्यू दे रखा है, तो पहली बात तो मुझे यहां पर बताओ कि कौन सा फ्रिक्शन होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक की काइनेटिक, कौन सा फ्रिक्शन होगा ये बताना है। तो देखो बच्चों, हमने कहा कि यहां पर आपको बताना है, क्या बताना है भाई, क्या बताना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम मिनिमम, मैंने कहा था ये आप लोगों के लिए हिंट है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, कि स्लिप नहीं हुआ है। मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो कि स्लिप ना हो, ठीक है ना। तो हम उस वर्ज पर हैं कि हल्की सी भी एक्सेलरेशन बढ़ाई तो स्लिप होना चालू हो जाएगा, हल्की सी भी एक्सेलरेशन बढ़ाई तो स्लिप होना चालू हो जाएगा। हम उस वर्ज पर हैं, उस किनारे पर हैं कि हल्की सी भी फ्रिक्शन, हल्की सी भी हमने एक्सेलरेशन बढ़ाई तो एक्सेलरेशन बढ़ाते ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली जोन में हैं। दूसरी बात, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ट्रक आगे जा रहा है, ब्लॉक आगे जा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। पॉज करें, कमेंट लिखें कि सर मेरा डायरेक्शन ये आ रहा है। ईमानदारी लेकिन जरूरी है, यानी कि देखा, अच्छा सर ने ये बताया है, चलो अब दोस्तों पे भोकाल मारते हैं, दोस्तों में भोकाल झाड़ते हैं अपना, है। तो हम गए, सर मेरा तो यही आ रहा था, है। ईमानदारी जरूरी है बेटा। खैर देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, लिमिटिंग इज ऑल्सो अ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, क्या बताया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर की शुरुआत में, कि पहले हम मान लेंगे कि इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो बताओ क्या ब्लॉक चलेगा, क्या ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा। ट्रक नीचे से निकल जाएगा, ब्लॉक वहीं बैठा रहेगा, ट्रक निकल जाएगा, ब्लॉक वहीं बैठा रहेगा। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक वहीं बैठा रहता और ट्रक नीचे से निकल जाता। अगर नीचे से ट्रक निकल गया, ब्लॉक वहीं बैठा हुआ है और ट्रक नीचे से निकल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब इनके बीच में होगी स्लिपिंग, इनके बीच में होगी स्लिपिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, इस स्लिपिंग को रोकने के लिए ही फ्रिक्शन आ रहा है, इस स्लिपिंग को रोकने के लिए ही फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है। कैसे रुकेगी स्लिपिंग, साथ में चलेंगे तब रुकेगी। तो जो चल रहा है वो क्या चाहेगा, दूसरे वाला भी चले। जब ये वाला पॉइंट की बात करें, जो ट्रक का पॉइंट है, तो ट्रक का पॉइंट आगे भाग रहा होगा, और जब ये आगे जाएगा तो ये क्या चाहेगा, ये भी मेरे साथ चले, इसको खींचकर अपने साथ आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और इसलिए इस पर फ्रिक्शन आगे लगाएगा। और ये क्या चाहेगा कि ये रुके, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। इस तरीके से फ्रिक्शन लगेंगे, ऊपर वाले पर आगे, नीचे वाले पर पीछे, इस तरीके से फ्रिक्शन यहां पर लगने वाले हैं। आ रही बात समझ में, गेटिंग माय पॉइंट, कि फ्रिक्शन कैसे लगने वाला है, ऐसे लगने वाला है बेटा, ठीक है। अच्छा भाई, कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। कितना होगा बेटा, म्यू एस, एस तो यहां पर देने खाली रखा है, इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना होगा बेटा, यहां पर आओ देखो, एम जी नॉर्मल, नॉर्मल कितना आएगा बेटा, एम जी के बराबर तो आएगा। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यही फोर्स तो एम इंटू ए होगा, कोई और तो फोर्स लग नहीं रहा है इस पर राइट में, तो यही तो एक्सेलरेशन होगी इसकी। कितना आ रहा है, म्यू इंटू जी इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच दिस ब्लॉक कैन मूव। बेटा ये सारी बातें जो दिखा रहा हूं आपको, देखो बार बार म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी आ रहा है, और ये कब तक आता रहेगा, जब तक ब्लॉक एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन के बलबूते पर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चलता रहेगा, ताकि नॉर्मल एम जी के बराबर हो। तो ये भागेगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, म्यू जी हो सकती है। अगर ये म्यू जी से ज्यादा तेजी से भागा, अगर ये म्यू जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से भागा तो स्लिपिंग हो जाएगी।
समझ गए? समझ में आया तो ठोको ताली। आइए बढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड or required to hold a block of mass m, to hold a block of mass m against a rough wall. The coefficient of static friction is. तो ये क्या कह रहा है? सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम, सुंदर डायग्राम, सुंदर सुंदर डायग्राम। ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। अब ग्रेविटी लगेगी नीचे तो ये ब्लॉक कैसे जाएगा? टप, नीचे टपकेगा। छोड़ो तो कैसे जाएगा? टपक, टपकेगा। यस और नो? जैसे आम टपक जाता है वैसे ये ब्लॉक भी टपक जाएगा, रुका नहीं रहेगा, वहां पर टपक जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको रोकने के लिए हमें यहां पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोला है इसने, मिनिमम टू मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अच्छा भैया, मिनिमम फोर्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। हिंट आपके सामने है, मिनिमम बोला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? देखो नॉर्मल तो ऐसे लगेगा, ऐसे लगा तो नॉर्मल तो लगेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर नीचे की ऊपर, तो अगर आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है तो आप कहेंगे मान लिया यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, आप कहेंगे मान लिया, क्या मान लिया भाई? मान लिया कि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या ये रुक सकता है? ऐसे आपने फोर्स लगा भी दिया ऐसे, तो ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा रोकने के लिए, आपने फोर्स ऐसे लगा भी दिया तो रुकने वाला नहीं है, ये नीचे ही भागेगा, ये नीचे ही भागने वाला है। तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आएगा बेटा? ऊपर आएगा। इसको रोकने के लिए बेटा फ्रिक्शन किधर आएगा? ऊपर आएगा। इस पे एक ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, दीवार पे नीचे की तरफ, ब्लॉक पे ऊपर की तरफ। आ रही बात समझ में? अब हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है एफ मिनिमम के बराबर। नॉर्मल है एफ मिनिमम के बराबर। फ्रिक्शन कौन सा है? ये लिमिटिंग है, क्योंकि मिनिमम पूछा है। उससे बड़ा फोर्स लगाओगे तो यहां पे फ्रिक्शन और बड़ा भी हो सकता है। कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा फ्रिक्शन है, रिक्वायरमेंट कम, तो कम लगेगा। फ्रिक्शन फिर स्टैटिक जोन में चला जाएगा, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना लगेगा। ये नहीं कि मैं ज्यादा लग सकता हूं तो ज्यादा लगूंगा, कि मैं ज्यादा लग सकता हूं तो ज्यादा लगूंगा, ऐसा नहीं होगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लगेगा, उतना लगेगा। म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और ये फ्रिक्शन कितना आ रहा है पहले देख लेते हैं, एफ मिनिमम। और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। इसको रोका हुआ है इसने, तो इसको हम mg के बराबर कर देंगे, तो एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आएगी mg बाय म्यू। अगर यहां पर आपने उससे बड़ा फोर्स लगा दिया, मान लिया यहां पर आपने लगा दिया कितना? 2f मिनिमम, 2 टाइम्स ऑफ एफ मिनिमम लगा दिया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या म्यू इंटू एन करके लिखोगे? नहीं, तब आप फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे? mg। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट केवल और केवल mg की है। mg कितने फोर्स से आएगा वो आपको निकालना है। mg इतने फोर्स से आएगा। इससे बड़ा फोर्स भी लगाओगे तो भी वो रुका रहेगा, फ्रिक्शन mg के बराबर रहेगा, स्टैटिक जोन में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? वैल्यू देके समझने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो वैल्यू देके समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास हमने ले लिया लेट अस से 5 kg, तो वेट हो गया बेटा 50। ठीक, वेट कितना हो गया? 50 हो गया। मान लेते हैं मैंने यहां पर म्यू दे दिया आपको 0.1। ठीक, म्यू 0.1।
ठीक है, तो एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी दैट इज 50, म्यू दैट इज 0.1, दैट मीन्स 500 न्यूटन आ गई। दैट मीन्स 500 न्यूटन लगाओगे तो ये रुक जाएगा और एफ एल की वैल्यू 50 न्यूटन के बराबर ही आ जाएगी। एफ एल की वैल्यू 50 न्यूटन के बराबर ही आ जाएगी। आई बात समझ में? नॉर्मल 500 हो जाएगा, नॉर्मल 500 हो जाएगा, नॉर्मल 500 हो जाएगा। फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन 0.1 इंटू 500 मतलब 50 हो जाएगा, जो इस 50 को बैलेंस कर रहा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने जो फोर्स था वो 500 की जगह पर 1000 लगा दिया होता, इफ एफ इक्वल्स 1000, एम तो 5 kg ही है, नीचे लगने वाला फोर्स कितना 50 न्यूटन का, यहां पे नॉर्मल कितना है बेटा, नॉर्मल आपको पता है 1000, ठीक है, और यहां पे म्यू कितना है 0.1, तो टेल लिमिट लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू इंटू एन दैट मींस 0.1 इंटू 1000, ठीक है, 100 न्यूटन। तो क्या फ्रिक्शन 100 न्यूटन होगा? क्या फ्रिक्शन म्यू इंटू एन 100 न्यूटन के बराबर होगा? नहीं। अब की बार फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये लिमिटिंग नहीं है, ये लिमिटिंग नहीं है। ये 1000 था, हल्का सा कम करो 900 कर दो तब भी रुका रहेगा, 800 कर दो तब भी रुका रहेगा, मतलब 1000 पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है। तो लिमिटिंग ये तो स्टैटिक है, और स्टैटिक का कोई फॉर्मूला नहीं होता, स्टैटिक का ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो लिमिटिंग वाला वैल्यू निकाल के यहाँ पे नहीं डालना है, आपको जरूरत देखनी है। तो जरूरत कितनी है? जरूरत केवल कितनी है, 50 न्यूटन की जरूरत है, तो कितना लगेगा, ये 50 ही लगेगा और ये स्टैटिक हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें मिनिमम कहा था, इसलिए हमने लिमिटिंग लिया, और लिमिटिंग लिया तो हमारा आंसर ये आया। उसके लिए हमारे पास एफ 500 आया। लेकिन 500 से बड़ा लगाएंगे तो अब यहां पे लिमिटिंग नहीं रहेगा, स्टैटिक हो जाएगा, जितनी जरूरत है उतना लगेगा, म्यू इंटू एन से नहीं निकाल सकते। अच्छे से इस बात को बैठो, सोचो, समझो मैंने क्या कह दिया, समझो मैंने क्या कह दिया, क्या बोल दिया, ठीक है ना। इस बात को समझने की करो कोशिश, और समझ गए, मेरे बिना कहे समझ गए तो खुद को दो शाबाशी, मेरे कहने के बाद समझ गए तो मुझको दो शाबाशी। समझना जरूरी है, समझते रहो, समझते रहो, समझ को समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। मेरी समझ में मेरी समझ को समझ के देखो, तब समझ आएगा। आइए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू, देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। अब हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं, एंगल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। आप कह रहा है कि ब्लॉक मास m का है, इस पे कम से कम कितना फोर्स लगाएंगे इसको चलाने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू आपको दे रखा है, ठीक है, म्यू कह लो, म्यू एस कह लो, ये आपको दे रखा। अब आपको ऐसे चला दो इसको म्यू एम जी। बहुत सारे बच्चों तो अपना कमेंट में आंसर लिखेंगे, क्या बोलेंगे, सर आंसर इज गोइंग टू बी म्यू एस एम जी। गलत है, गलत है। कोई क्वेश्चन ने कहीं पर भी नहीं कहा बेटा कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमें हॉरिजॉन्टल लगाना है, किसी एंगल पे लगा दे तो क्वेश्चन तो मेंशन नहीं किया। तो हमें इस फोर्स को पहले किसी एंगल पे लगाकर देखना होगा। हमने कहा लेट अस से वी अप्लाई द फोर्स एफ एट एन एंगल थीटा। हमने कहा कि लेट अस से वी अप्लाई अ फोर्स एफ एट एन एंगल थीटा, ठीक है ना। और अब हम बनाएंगे इसका एफबीडी, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एफबीडी बनाने जा रहा हूं। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो लिखते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। बच्चे लिखते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू mg के बराबर हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। फ्रिक्शन होता है म्यू n के बराबर। n की वैल्यू क्या आएगी निकालनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कितनी आएगी वैल्यू। हम f के करेंगे दो टुकड़े, थीटा के साथ वाला होगा cos थीटा, दूसरे वाला होगा sin थीटा।
आइए, बहुत बहुत शानदार। एन ऊपर लग रहा, एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा, एम जी नीचे लग रहा, पहली इक्वेशन। यहां से एन की वैल्यू निकल रही एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और एफ कॉस थीटा म्यू इंटू एन के बराबर। एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा को यहां लेकर आएंगे, एफ कॉमन आएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बढ़िया से कॉपी पेन लेके सॉल्व करना है, ये नहीं कहना सर समझ नहीं आया इसके बाद आपने स्टेप कैसे कर दिया। कॉपी पेन लो, उसको सॉल्व करो बढ़िया से। म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां लेकर आएंगे, एफ को बाहर निकालेंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी आ रही, एफ बराबर म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये वैल्यू आ रही। मतलब क्या है इस वैल्यू का? मतलब है क्लियरली एफ डिपेंड्स ऑन थीटा। एफ डिपेंड्स ऑन थीटा मतलब ये कि कितने फोर्स को लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, वो थीटा पे डिपेंड करता है। अलग अलग थीटा पे फोर्स लगाने पर अलग अलग मिनिमम फोर्स मिलेगा, अलग अलग थीटा पे लगाने पर अलग मिलेगा। जीरो पे कितना आएगा, पुट करो जीरो, यहां पे म्यू एम जी आ जाएगा। 90 पे कितना आएगा, पुट करो 90, यहां पे एम जी आ जाएगा। अलग अलग डायरेक्शन में जब फोर्स निकालोगे तो अलग लगाने वाला है। उन सभी थीटाओं में से एक ऐसा थीटा ऐसा होगा जिस पर फोर्स लगाने पर मिनिमम फोर्स आने वाला है। वो कौन सा थीटा है और तब वो मिनिमम फोर्स कितना है? तो उसके लिए बेटा हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी से रूबरू कराते हैं। y is equals to a sin theta plus b cos theta. Suppose we have that. y is equals to a sin theta plus b cos theta हमारे पास है बच्चों। देख, if we have this function, then the maximum value of this function is given by under root a square plus b square. A square plus b square का under root is the maximum value of y. And when we get this maximum value, when tan theta, चमत्कार हो रहा है, लिखने के बाद वर्ड गायब हो रहा है। tan theta is equals to a by b. अरे tan theta is equals to a by b, ठीक है। तो जब tan theta a by b के बराबर होगा तब y मैक्सिमम होगा, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, कैसे आया ये आता है बेटा मैक्सिमा मिनिमा से आता है, लेकिन आपको इसको याद रखना है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, जीरो के बराबर पुट करते हैं, वहां से हमें मिलता है tan थीटा इक्वल्स टू a by b, वहां से निकालते हैं sin थीटा cos थीटा, पुट करते हैं यहां पर, सॉल्व करते ही मिलता है। मल्टीपल स्टेप्स आराम से बैठकर सॉल्व कर सकते हो आप, अगर मुझ पर यकीन ना हो तो। और अगर भरोसा करते हो तो याद करो ना, याद करो, क्या याद करना है कि अगर y इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा है तो y की मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। और ये कब होगी? ये तब होगी जब tan थीटा की वैल्यू a बाय b है। याद कर लो इसको। अच्छा जी, हमारे पास f की वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी f बराबर म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। दैट वाज द वैल्यू ऑफ f।
Now clearly we have this function here. Here a is mu and b is 1. अब कुछ बच्चे सर नहीं चीटिंग कर दिया आपने, चीटिंग क्यों करी? यहां पर तो साइन थीटा आगे है या तो कॉस थीटा आगे है, ये सेम है नहीं, बीच में प्लस है, ठीक है? ए साइन थीटा बी कॉस थीटा दोनों बराबर होंगे, ऐसी गंदी बातें नहीं करनी है, ठीक है? तो एफ की वैल्यू है म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक? ओके, सो नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा? ठीक है, तो हमने कहा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, देखो न्यूमरेटर में तो कोई थीटा नहीं है ना, लेट्स बी सीरियस, न्यूमरेटर में तो कोई थीटा नहीं है। अगर न्यूमरेटर में कोई थीटा नहीं है, इसका मतलब एफ मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। एफ मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना है हमारे पास? अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और कब होगा बेटा ऐसा? कब होगा बेटा ऐसा? जब tan थीटा की वैल्यू कितनी हो बेटा? a बाय बी मतलब म्यू बाय 1। That are the answers. इन आंसर्स को आपको याद कर लेना है, ठीक है बेटा? बढ़ते हैं आगे, बहुत बहुत शानदार। Okay, find the maximum fraction of a chain that can overhang a rough table. So we have a rough table and we have a chain. ऐसा लग रहा है चेन में जंग लग गया है। We have a rough chain. Oh, we have a rough table and we have a chain. Okay. कह रहा है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द चेन दैट कैन ओवरहैंग, मतलब क्या है इसका अंग्रेजी से मतलब समझते हैं कि मान लिया ये हमारे पास x है और जो पूरी लेंथ है ये l है। सो व्हाट इज इट? फ्रैक्शन ओवरहैंग। फ्रैक्शन ओवरहैंग क्या है? फ्रैक्शन ओवरहैंग क्या है? सो फ्रैक्शन ओवरहैंग है x जो ओवरहैंग कर रहा है l टोटल लेंथ, x by l इज अ फ्रैक्शन ओवरहैंग, x by l इज अ फ्रैक्शन ओवरहैंग। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, जो ओवरहैंग कर रहा है इसका जो वजन है वो इस चेन को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और जो टेबल पे पड़ा हुआ है उसका जो वजन है उसकी वजह से यहां पर एक फ्रिक्शन लग रहा है। तो जो फ्रिक्शन है और जो ये वेट है इनमें हो रही है आपस में टक्कर। अगर ये वेट बड़ा हो गया इससे फ्रिक्शन से, तो इसको नीचे खींच ले जाएगा, ठीक है? तो इसको नीचे खींचकर ले जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक, अच्छा जी, अच्छा जी। तो लिमिटिंग कंडीशन क्या है? लिमिटिंग कंडीशन है कि जब यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगे, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इस वेट के बराबर हो जाए। ठीक, थोड़ा तो और करोगे तो ये फ्रिक्शन और कम हो जाएगा, बिकॉज टेबल पे रखा हुआ वेट कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा तो वो चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा आइए देखते हैं। हमने जो ये मास लटका हुआ है ना, इसका वजन कितना है, एक्स लेंथ का वजन कितना है, तो हमने कहा पूरा मास हमने एम मान लिया, तो हम कहेंगे एल लेंथ का मास एम है, यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल है, एक्स लेंथ का मास एम बाई एल इंटू एक्स होगा। तो पुट करते हैं इस वेट को, इतना है एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। जो टेबल पे रखा है उसका वजन कितना है, वो होगा एम माइनस एम बाई एल एक्स इंटू जी। एम कॉमन निकाल लेंगे, जी नहीं होगा, जी तो इधर यहां पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू जी। ठीक है, अब ठीक है, तो नॉर्मल इसी के बराबर होगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है हमारे पास एम 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू जी। फ्रिक्शन इज म्यू एम 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू जी। ठीक है, और इक्वेट कर देते हैं इनको, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू एम जी 1 माइनस एक्स बाई एल इज इक्वल्स टू
m/l x इंटू जी, mg कट गया। ठीक, तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, हम बोल पाएंगे कि भैया म्यू माइनस म्यू x/l इज इक्वल्स टू x/l। हमें x/l से निकालना था, तो x/l इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइड बाय 1+। वेरी फेमस क्वेश्चन, कहीं सारे कंपटीशन में आ चुका है, मेडिकल में आ चुका है, आईपी में आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है। बट इसको याद करना है आपको, आंसर को भी। चाहे तो तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे करते हैं सॉल्व, तो बहुत लंबा तरीका भी नहीं, आराम से निकल सकता है। चाहे तो याद कर ले, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है बच्चा लोग, बढ़े आगे। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ और बात करते हैं कुछ इंक्लाइंड प्लेन की, ठीक। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? होता क्या है कि अगर आपने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, म्यूएस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और आप इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ाते हुए चले जा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जा रहे हो, तो एक ऐसा एंगल थीटा आएगा जिसके बाद ये स्लिप करना शुरू कर देगा, एक ऐसा एंगल थीटा आएगा जिसके बाद ये स्लिप करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, या फिर इनफैक्ट एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल है जिस पर रखा गया ऑब्जेक्ट नीचे स्लिप ना करे, जिसके बाद ऑब्जेक्ट स्लिप करना शुरू कर दे, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज अ मैक्सिमम एंगल so that the object placed on it does not slip. मैक्सिमम एंगल सो दैट द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट डज नॉट स्लिप, इसके ऊपर से ऑब्जेक्ट प्लेस जो रखा गया है वो स्लिप ना करे। ठीक है, ये वो मैक्सिमम एंगल है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो रखा है बस रखा रहेगा, और मैक्सिमम एंगल की बात की जा रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगने वाला है? लिमिटिंग। ठीक, तो हम यहां पे बनाते हैं एफबीडी। ठीक है, तो एक तो लगेगा इस पर mg, एक बड़ा नॉर्मल रिएक्शन, एक बड़ा फ्रिक्शन ऊपर रहेगा, कभी नीचे चला जाता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है ये निकालने के लिए हमें mg को तोड़ना पड़ता है दो कंपोनेंट में, और नॉर्मल वर्टिकल से एंगल थीटा बनाती है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो एंगल जो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड से बनाता है वही एंगल नॉर्मल वर्टिकल से बनाती है, तो नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल थीटा बना रही होगी। तो अब mg को जब mg को हम तोड़ेंगे तो हमें एक कंपोनेंट मिलेगा इस तरफ mg का, कितना मिलेगा? mg cos थीटा, और एक मिलेगा इस तरफ, कितना मिलेगा? mg sin थीटा। और नॉर्मल की वैल्यू अब लिखी जा सकती है कितनी? ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू एस नॉर्मल, तो म्यू एस mg cos थीटा हो जाएगी। एंड वी कैन से दैट म्यू एस mg cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा। mg कट गया, म्यू एस इक्वल्स टू tan थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस आ जाएगी। क्या मतलब है इसका? बेटा इसका मतलब यह है कि अगर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो वो होगी tan इनवर्स म्यू एस। इससे बड़ा एंगल होगा, तो स्लिपिंग होगी, इससे छोटा एंगल होगा तो स्लिपिंग ही नहीं होगी, इससे बड़ा एंगल होगा तो स्लिपिंग होगी, इससे छोटा एंगल तो स्लिपिंग ही नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक,
आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि फाइंड द टाइम अ ब्लॉक विल टेक टू स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड लेंथ एल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द रफ इंक्लाइंड प्लेन इज म्यू। कह रहा है कि सबसे पहला काम हमें करना है यहां पर, और वो है एक सुंदर डायग्राम बनाना। तो डायग्राम कह रहा है कि कुछ एंगल थीटा हमारे पास है, कह रहा है कि एक ब्लॉक है, द टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक टू स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड लेंथ एल, इसकी लेंथ आपको एल दे रखी है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द रफ इंक्लाइंड प्लेन इज म्यू, ठीक है। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, हमारे पास एक ब्लॉक है, कुछ मास ले लेते हैं, इसका फ्रिक्शन लगेगा इस पर। ऑब्वियसली टाइम की बात तभी करेंगे जब जब tan थीटा और म्यू की अगर हम चर्चा करें, जब tan थीटा ग्रेटर देन म्यू होगा तभी ये चीजें होंगी, बड़ा टाइम आएगा नहीं, चलेगा नहीं, रुका रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो चलेगा, और चलने के बाद आपको यहां पर एक फ्रिक्शन डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन होगा ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस बारी। अगर यहां पर म्यू के म्यूज अलग अलग दिए होते तो म्यू के चुनते होगी, काइनेटिक लगेगा, लिमिटिंग नहीं लगेगा इस बारी। खैर एनीवेज, इस तरफ कितना होगा अपना mg sin थीटा, अब तो याद होना चाहिए इस तरफ, और ये कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि mg। ना अब क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा होगा कि tan थीटा बड़ा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, डेफिनेटली mg sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, राइट। और जब ऐसा होगा तो एक नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हमें मिलने वाली है। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होगी बेटा नीचे की तरफ फोर्स mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। यहां पर मैंने एक्सप्लिसिटली म्यू के लिखा है बताने के लिए कि हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में खाली म्यू दिया था, इसलिए मैंने यहां पर फाइनली म्यू भी ले लिया है। तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल्स टू a, सो a इक्वल्स टू g कॉमन लेंगे तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू a। Now how much length does the block has to travel is L, initial speed is 0, acceleration is constant, and now we can use equations of motion and we can say that S बराबर ut plus half at square। S हमारे पास L के बराबर है, U हमारे पास 0 के बराबर है, और हमारे पास A है G sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा into t square, so the value of t will be equals to under root 2l by g sin theta minus mu cos theta। बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार, मजेदार, ठीक है। ओके ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है बेटा, ठीक है, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू विच ड्राई सैंड कैन बी कलेक्टेड ऑन अ डिस्क ऑफ रेडियस r, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स इज म्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे गुरुजी ने हमें कराया था किसी जमाने में और हमारे दिमाग में छप गया था, और आज हम आपके लिए ले आए हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, इसके ऊपर हमें ड्राई सैंड को कलेक्ट करना है, एक ढेरी बनानी है ड्राई सैंड की, एक ढेरी बनानी है ड्राई सैंड की। किस शेप में वो ढेरी बनेगी, किस शेप में वो सैंड पार्टिकल्स इकट्ठा होने वाले हैं, किस शेप के अंदर वो आने वाला है। तो क्लियरली वो जो शेप होने वाली होनी चाहिए एक कोन की शेप, कोन की शेप, कोनिकल शेप में वो आएगा, ठीक।
इसके ऊपर जो ढेरी बनेगी वो बनेगी कोनिकल शेप में। अब हम जानना चाह रहे कि इस h की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइट उस ढेरी की क्या हो सकती है, इस h की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे जैसे ये h बढ़ रहा होगा बेटा, वैसे वैसे ये थीटा भी तो बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे ये h बढ़ रहा होगा वैसे वैसे ये थीटा भी तो बढ़ रहा होगा। यस और नो? इतना कर लिया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? कोई बच्चे बोल रहे होंगे क्या सर हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन नहीं करना है बेटा, आइए देखते हैं। देख बेटा हो क्या रहा है यहां पे, इससे ऊंची ढेरी क्यों नहीं बन पा रही, इससे ऊंची ढेरी क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि ये एंगल इतना बड़ा हो गया है कि एंगल ऑफ रिपोज को पार कर गया है। अब जो भी सैंड पार्टिकल अब जो भी सैंड पार्टिकल इसके ऊपर रखा जा रहा वो टिक नहीं पा रहा और ऐसे स्लिप करता हुआ टपक करके टपक गया, ठीक है ना, स्लिप करता हुआ नीचे आ जाएगा। ओके, स्लिप करता हुआ ये नीचे आता चला जाएगा। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो घुमा फिरा के बात सिर्फ इतनी है कि ढेरी उतना ऊंचा बनेगी जिसमें ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर हो जाएगी। tan थीटा कितना है, h/r है, इक्वल्स टू म्यू। h कितना होगा, म्यू इंटू r। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना आसान था, इतना आसान था। हाँ बेटा इतना आसान था, बस चैलेंज था अंग्रेजी का, क्वेश्चन को समझने का। क्वेश्चन समझ गए, कॉन्सेप्ट पता है तो फटाक से आंसर निकलेगा, ठीक है ना, फटाक से आंसर निकलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन जो है ये हम आपको दे रहे एक चैलेंजर के रूप में, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगली कक्षा में। क्वेश्चन समझा देते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके लिए बेटा ये है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू विच एन इंसेक्ट कैन क्रॉल अप ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। वी हैव अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। एक इंसेक्ट बैठा है, एक इंसेक्ट बैठा है, एक इंसेक्ट बैठा है यहां पे। The coefficient of friction between the legs of the insect and the bowl is mu। तो ये इंसेक्ट क्या चाह रहा है, इंसेक्ट इस कंटेनर के ऊपर, इस बाउल के ऊपर क्रॉल 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 करके चढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट होगी उसके, उसके बाद वो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा और चढ़ने की कोशिश करेगा तो स्लिप होता हुआ नीचे आएगा। आपको बताना है कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जहां तक वो क्रॉल कर सकता है। इट्स अ चैलेंजर फॉर यू, ट्राई करिएगा, अगली कक्षा में इसका आंसर मिलेगा। अभी हम देखते हैं चैलेंजर फ्रॉम द लास्ट क्लास, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। चैलेंजर फ्रॉम लास्ट क्लास, ये क्या हो रहा है? चैलेंजर फ्रॉम लास्ट क्लास। अच्छा भाई, उसको तो साइकिल बनानी पड़ेगी। फिर से आइए जी बनाते हैं। अरे भाई मैं नहीं खेल रहा, मैं बना रहा हूं, ये मिट जा रहा है अपने आप। चमत्कार हो रहा है, कोई भूत आ गया है यहाँ पे। आप जाकर आप एक वीडियो बना दोगे सर की क्लास में, अरे सर की क्लास में भूत आया है। चलो खैर, वी हैव दिस साइकिल, पैडल रह गया। लेट्स से दिस इज द पैडल वी आर हैविंग।
जैसे ही पहला पेडल किया जाता है आपको बताना है पीछे वाले टायर और आगे वाले टायर पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। बहुत 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 मजेदार क्वेश्चन, मैंने कहा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, जैसे ही पहला पेडल आपने किया, कुछ भी हो रहा है आज, कुछ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं, कुछ भी हो रहा है आज। लिखता कहीं हूं, निशान कहीं और बन रहा है। खैर आइए देखते हैं। जैसे हमने पहली बार पैडल किया वैसे ही क्या होता है, यहां पर इसके ऊपर और इसके ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पर मैंने कहा जहां पर आपको स्लिपिंग नहीं दिख रही होती है वहां पर सबसे पहले मान लो ग्राउंड क्या है, स्मूथ है। ग्राउंड क्या है, स्मूथ है। ठीक है ना, तो अगर ग्राउंड स्मूथ है, ठीक है ना, और आपने यहां पर पेडल किया तो क्या होगा। जैसे ही आपने पेडल किया और ग्राउंड स्मूथ है, साइकिल आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है। टायर घूमेगा लेकिन गाड़ी साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। कौन सा टायर घूमेगा, पीछे वाला टायर घूमेगा इस तरीके से। अगर पीछे वाला टायर इस तरीके से घूम रहा है और जमीन स्मूथ है तो बस ये घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे वाले टायर को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, आगे वाले टायर को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, बस ये घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, घूमता रहेगा, नहीं। ठीक, पैडल किया, ये घूम रहा है। ठीक है, तो अब देखो 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां हमने ले लिया। तो अगर हमने एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां ले लिया और हमने कहा कि हमने साइकिल पे पेडल मारा, साइकिल का टायर घूमा, इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये पीछे भागेगा। ठीक, इसकी वेलोसिटी कहां होगी, देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी कहां होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी। ठीक है, वेलोसिटी का एरो है पीछे की तरफ होगी। क्यों, जब टायर घूम रहा है आगे नहीं बढ़ रहा है, तो टायर ऐसे घूम रहा है ना, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट इधर भाग रहा होगा, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर पीछे भागेगा। समझ आता है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये पीछे जाएगा। अपनी जगह पे खड़ा होगा और टायर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे डायरेक्शन में इनकी लोटेस होगी। अब मैंने क्या कहा था, 2 पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने हैं। जो रुका हुआ है वो चाहेगा दूसरे वाला भी रुक जाए, और इसको रोकने के लिए जो पीछे जा रहा है, जो पीछे जा रहा है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां लगाएगा बेटा, फ्रिक्शन आगे लगाएगा। तो पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन आगे लगने वाला है, पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन आगे लगने वाला है। ठीक है, पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन आगे लगने वाला है इस तरफ, पर आगे वाले पे किधर लगेगा। तो अब मानो खाली पीछे फ्रिक्शन है, आगे नहीं, खाली पीछे फ्रिक्शन है, आगे नहीं है। तो जैसे ही आपने पेडल किया, टायर घूमा, पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन आगे लगा, साइकिल आगे बढ़ी, आगे लेकिन फ्रिक्शन नहीं है। तो गाड़ी का टायर कैसे बढ़ेगा, इसको घुमाने वाला तो कोई है नहीं, चेन तो पीछे लगी है, इसको घुमाने वाला तो कोई है नहीं। साइकिल पे धक्का लगा आगे की तरफ तो टायर कैसे आगे, ऐसे ऐसे आगे जाएगा, घिसटता हुआ ऐसे आगे बढ़ेगा, गर्र। ठीक है, अगर टायर ऐसे आगे बढ़ेगा तो इसके इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे होगी, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सीधा ऐसे ऐसे बिना घूमे ऐसे ऐसे जाएगा ये। तो अब क्या, एक पॉइंट हम जमीन पे लेते हैं। जमीन रुकी हुई है, वो क्या चाहेगी, ये भी रुके, इसको रोकने लिए क्या करेगी, ये आगे जा रहा था, फ्रिक्शन पीछे लगा देगी। अरे इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, पीछे वाले पर आगे, आगे वाले पर पीछे फ्रिक्शन लगेगा। इस टायर को घुमाने वाला फ्रिक्शन ही है। ये टायर अल्टीमेटली ऐसे घूमेगा, ये टायर अल्टीमेटली ऐसे घूमेगा। कौन घुमा रहा है उसको, ये फ्रिक्शन ही घुमाने वाला है, इसको ऐसे फ्रिक्शन ही घुमाने वाला है। इस टायर को घुमाने वाला पेडल है, चेन है, पेडल है, लेकिन इस टायर को घुमाने वाला फ्रिक्शन ही है। और F1 को F2 से बड़ा होना पड़ेगा अगर साइकिल को आगे की तरफ एक्सेलरेट करना है तो।
बेटा ये था आपका क्वेश्चन, पीछे वाले टायर पे आगे फ्रिक्शन, आगे वाले टायर पे पीछे फ्रिक्शन। समझ गए? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर बस वो एक्स्ट्रा का ही डिफरेंस है। तो अगर आपको ऑर्डिनरी बनना है तो ऑर्डिनरी काम करने पड़ेंगे। आपके आजू वाला इतना कर रहा है, आपके बाजू वाला इतना कर रहा है, अगर आप भी उतना ही कर रहे हो तो आप ऑर्डिनरी हो। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है, एक थोड़ी सी किक की जरूरत है बच्चों। किक आनी चाहिए अंदर से, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ बच्चों, मेहनत करो, जमकर मेहनत करो। बैकलॉग इकट्ठा हो गया आपका, कोई नहीं बच्चा, जाकर वीडियोस देखो, एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, पूरी मेहनत से पढ़ो। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए, आप भी उतनी ही मेहनत करते रहो, ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ बेटा पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।